नमस्कार। जय हिंद साथियों। हम किससे भारत की आज़ादी की सीरीज में बात कर रहे थे, भारत के गवर्नर जनरल की। और अभी तक हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इससे आगे सर जॉर्ज बारलो की। ये 1805 से 1807 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। मात्र 2 साल का कार्यकाल रहता है और बहुत ज़्यादा घटना इनके कार्यकाल में घटित नहीं होती है। लेकिन दो बड़ी घटनाएं, एक तो राजपुर घाट की संधि होती है जो कि होलकर और अंग्रेजों के बीच में होती है, और दूसरी घटना 1806 में बिल्लौर में सिपाही विद्रोह। 1857 का सिपाही विद्रोह तो हम सभी जानते हैं, पूरा भारत या दुनिया जानती है। लेकिन उससे पहले भी एक बहुत बड़ा ये सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। बिल्लौर का सिपाही विद्रोह इसको नाम दिया गया। यहाँ भी सिपाहियों ने लगभग अंग्रेजों के 200 सैनिकों को मार दिया था, और शायद एक आंकड़े के अनुसार 320-350 के लगभग कुल लोगों की इस विद्रोह में मौत हुई थी। और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी घुड़सवार और तोपखाना सहित पूरी सैनिक टुकड़ी अंग्रेजों ने भेजी थी। ये सैनिकों के ऊपर जबरन धर्म पर परिवर्तन का दबाव था, और उनके ड्रेस कोड में परिवर्तन किया जा रहा था, और जो टीपू सुल्तान के बेटे को बिल्लौर शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसे कुछ बहुत से मुद्दे थे, और उसमें टीपू सुल्तान के लड़के ने इस विद्रोह को बढ़ावा दिया था। तो ये सब इसमें हुआ था। राजपुर घाट की संधि हमने जब आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ रहे थे उस समय हमने ये सब जान लिया था। अगर देखना हो तो पुरानी वीडियो में आप जाकर के इनके बारे में देख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो। 1807 से 1813 के बीच में एक लॉर्ड मिंटो उधर आएंगे 1900 में, 1909 के लगभग आएंगे। उधर लॉर्ड मिंटो सुधार के बारे में नाम सुना होगा। वो हम जब भारत के वो वायसराय है, ये गवर्नर जनरल है। जब हम पढ़ेंगे आगे तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं। ये इनका कार्यकाल रहता है 1807 से 1813। इनके कार्यकाल में अमृतसर की संधि होती है। हमने जाना था राजा रणजीत सिंह के बारे में, हमारे पिछले सिंध पंजाब विजय युद्ध पे जो वीडियो बनी उसमें तो राजा रणजीत सिंह के और लॉर्ड मिंटो के बीच में 1809 में ये अमृतसर की संधि होती है। और 1813 में चार्टर्ड एक्ट की एक सीरीज हमने पूरी पढ़ी है। 1893, 1813, 1833, 20-20 साल में जो आते, तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट भी लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में आया है। आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद कौन कौन आते हैं। तो लॉर्ड मिंटो के बाद अब 1813 से 23 के बीच में आ जाते हैं लॉर्ड हेस्टिंग या मार्क्यूस हेस्टिंग इनका पूरा नाम था। ये जो लॉर्ड या सर इन अंग्रेजी अधिकारियों के सामने पहले लगा रहता था, ये इनकी उपाधि थी जो इनको दी जाती थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग, एक हमने वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पहले पढ़ा था, तो ये दूसरे हैं लॉर्ड हेस्टिंग। अब इनके कार्यकाल में क्या घटनाएं होती है वो हम जान लेते हैं, क्योंकि इनका भी कार्यकाल काफ़ी लंबा, लगभग 10 सालों का रहा है। तो 1814 से 1816 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। ये आंग्ल नेपाल युद्ध हमने पहले भी जान लिया है। इस युद्ध में जो नेपाल के राजा थे, राजा अमर सिंह, इन्होंने आत्मसमर्पण किया। और इसमें क्या क्या और संधि हुई उसमें मार्च 1816 में हेस्टिंग और गोरखाओं के बीच भी युद्ध हुआ। अमर सिंह के बाद गोरखाओं के साथ इनने युद्ध किया, जिसे संगोल की संधि के साथ समाप्त किया गया। संगोल की संधि में क्या क्या शर्तें हुई थी? एक तो क्या था, जो काठमांडू था नेपाल का क्षेत्र, उसमें एक ब्रिटिश रेजिमेंट रहेगा, एक ब्रिटिश सेना रहेगी। ये हमेशा जब भी संधि करते थे, किसी को भी हराते थे, तो वहाँ अपनी एक सेना छोड़ देते थे। ये अंग्रेजों की इनकी मुख्य नीति थी। और वो सेना का सारा खर्चा उसी रियासत के ऊपर रहता था जो वहाँ पर जिसको इन्होंने हराया। और ब्रिटिश रेजिमेंट रही। साथ ही क्या किया, ये प्रावधान रहा इसमें, शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये अंग्रेजों को दे दिए गए। ये आज हमारे भारत की टॉप टूरिस्ट प्लेसों में गिनती आती है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत वगैरह की। ये अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, और इसी के कारण ही आज, उस समय भारत का हिस्सा नहीं थे,
अब ये अंग्रेजों के अधीन थे, तो आज भारत के पास है। इसी के समय पिंडारियों का दमन हुआ। हमने अफगान और वो युद्ध पढ़े थे जब हमने पिंडारियों के दमन के बारे में बताया था। जो पिंडारियों के जो 2-3 मुख्य नेता थे, चीतू, वसील मोहम्मद खान और करीम खां, ये इसमें मारे गए थे। और प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था 1799 में, वो प्रतिबंध इसने हटा दिया। किसने? हेस्टिंग ने। और 1822 में एक टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। इसमें क्या प्रावधान था कि जो किसानों के पास जो जमीन थी, जब तक कि वो अपना टैक्स या जो उनकी वसूली राशि रहती थी, वो जब तक कि वो नहीं चुका देते थे, उनके पास उसका मालिकाना अधिकार रखने का हक दे दिया गया। उससे पहले क्या था कि इन्होंने जो एक्ट लेके आए थे, उसमें जमींदार के पास जमीन चली जाती थी और वो 10% रखता था और बाकी सारा अंग्रेजों को दे दिया था। लेकिन विद्रोह के कारण धीरे धीरे जैसे कोई भी चीज़ में इनको विद्रोह दिखता था, तो उसमें थोड़ा बहुत सुधार करके लोगों को संतुष्ट कर दिया करते थे। तो ये इसमें हुआ। अब इसके बाद हम अगले गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। अगले गवर्नर जनरल जो थे जॉन एडम्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए जानते हैं उनके कार्यकाल में और क्या क्या चीज़ें हुई। ये हेस्टिंग्स के बाद एक जॉन एडम्स आते हैं, जो कि अस्थायी गवर्नर जनरल होते हैं। जो इनका कार्यकाल में बहुत कम समय का रहता है, जनवरी 1823 से अगस्त 1823 तक। उसके बाद लॉर्ड एम्स हर्स्ट आते हैं। इनका कार्यकाल 18 अगस्त 1823 से मार्च 1828 तक रहता है। इनके कार्यकाल में 2 घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो पहला जो एक युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, जो कि 1824 से 1826 तक चलता है। ये युद्ध यांडवू की संधि, जो कि 24 मार्च 1826 में होती, इस संधि पर जाकर समाप्त होता है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और एक बैरकपुर का सैन्य विद्रोह होता है। यहाँ बैरकपुर में भी कुछ सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देते। ये 2 मुख्य घटनाएं इनके कार्यकाल में होती। इसके बाद अब विलियम बेंटिक आएंगे, जो कि काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। लॉर्ड एम हर्स्ट के बाद अब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में आते हैं। ये इससे पहले 1800, इसका जो कार्यकाल है 1828 से 1833 रहता है। लेकिन इससे पहले ये भारत कब आ गए थे? 1803 में मद्रास के गवर्नर की हैसियत से। हमने पिछली वीडियो में जाना कि पहले बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ, जिसमें मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के दोनों गवर्नर इसके अधीन रहते थे। तो मद्रास का गवर्नर बनकर ये 1803 में आए थे। इसके बाद 1828 में ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने। और ये ही भारत के गवर्नर जनरल भी बना। पहले भारत का गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो विलियम बेंटिक है, जो कि 1833 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल बना। साथियों, दोस्तों, ये समझने की बात है, थोड़ा सा पेचीदा चीज़ है इसमें। गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब पूरे उसके अधीन 3 गवर्नर जनरल हो गए। फिर इन्होंने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ भारत, पूरे भारत का गवर्नर जनरल। यहाँ तक आते आते अंग्रेजों ने ये मान लिया था कि पूरे भारत पर हमारा शासन है और हमारा जो गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत को चलाएगा। तो इसके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई वो थोड़ी सी हम समझ लेते हैं। एक तो ये गवर्नर जनरल कब बने? 1833 में जो चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ, उसके तहत इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और मात्र 2 साल ये भारत के गवर्नर जनरल है। इनका कार्यकाल जो है एक शांतिपूर्ण कार्यकाल माना जाता है, क्योंकि इस समय कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ, शांति का समय रहा। इन्होंने बहुत सुधार हमारे देश में किए। जैसे एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी हमारे देश में, सती प्रथा, आप जानते होंगे। पति के मरने के बाद पत्नी को उसके साथ जला दिया जाता है। ये कुप्रथा नहीं थी। ये जब शुरुआत इसकी हुई तो उस समय स्वेच्छा से और पत्नी ऐसा करती थी, लेकिन बाद में इसको ज़बरदस्ती में बदल दिया गया। अगर कोई औरत नहीं भी चाह रही थी तो उसको पति के साथ ज़बरदस्ती ढोल नगाड़े बजाकर उस पर बहुत सारा लेप, तेल, ऑयल, घी सब डाल करके जला दिया जाता था, जो कि
उचित नहीं था। इस सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई राजा राम मोहन की सहायता से। राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और उन्होंने विलियम बेंटिक की मदद से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। और जो शिशु वध होते थे, बच्चियां जो भ्रूण हत्या होती थी या बच्चियों के पैदा होते से ही उसको खत्म कर दिया जाता था, ये उस दौर में भी चलता था, उस पर भी रोक लगाई। और देवी देवताओं को हमारे देश में पहले कुछ जगहों पर, कई जगहों पर नर बलि दी जाती थी, उसको भी खत्म किया। इस तरह की ये कुछ कुप्रथाएं थी जो कि जिनका अंत होना हमारे लिए, हमारे देश के लिए सही भी रहा। ये सब विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ। अब लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड डलहौजी दो और बचे, इसके बाद फिर भारत के वायसराय शुरू हो जाएंगे। तो आइए हम जान लेते हैं लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। तो दोस्तों, विलियम बेंटिक के बाद लॉर्ड ऑकलैंड बनते हैं और लॉर्ड ऑकलैंड का समय तो लंबा रहता है 1836 से 1842 तक, लेकिन इनके कार्यकाल में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होती है। एक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है, ये ब्रिटिश लिहाज से ये बहुत बड़ी घटना थी। हमने आंग्ल अफगान युद्ध में जाना कि अंग्रेज़ों ने इस पर विजय तो पा ली थी, लेकिन बाद में जो अफगान की ट्राइब्स कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों को इतना धोया, इतना मारा कि उनको वहाँ से भागना पड़ा था और सब कुछ तबाह कर दिया था, सब कुछ जला दिया था। जो इनकी रेजिमेंट और जो अंग्रेज़ अधिकारी वहाँ रह रहे थे, सबको बहुत बुरी तरीके से पीटा था और इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियस लिया था। और फिर उसका परिणाम हम अगले उसमें जानेंगे। अभी हम बात कर रहे थे भारत के गवर्नर जनरल की। तो फिर एक उसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी, एक बहुत ही अहम गवर्नर जनरल और यूपीएससी का सबसे फेवरेट है। अगर कोई बच्चे यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो मैक्सिमम अगर जब गवर्नर जनरल पे क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी, तो लॉर्ड डलहौजी उनका फेवरेट है। घुमा फिरा के कुछ ना कुछ डलहौजी से संबंधित पूछ लेते हैं। ये जो ओरिजिनल नाम था जेम्स एंड्रयूस रामसे, ये नाम लॉर्ड डलहौजी का था। लॉर्ड हमने बताया कि पदवी जो सर या लॉर्ड की पदवी ब्रिटिश द्वारा इनको दी जाती थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी के नाम से भारत में फेमस थे। इनके समय में क्या क्या घटना हुई, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। हमने आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ लिया। अब ये द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ, राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, राजा रणजीत सिंह के जो पुत्र थे उसके समय में हुआ, लेकिन वो बुद्धिहीन एक तरह से कहा जाए, अल्पायु पुत्र, तो वो ये युद्ध पंजाब हार चुका था और फिर पंजाब प्रांत पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। एक ये हुआ डलहौजी के समय में। और एक लेप्स सिद्धांत की इन्होंने स्थापना की थी। लेप्स सिद्धांत के तहत इन्होंने क्या किया था कि जो सतारा 1848 में, जयपुर और संबलपुर 1849 में इनको अपने कब्जे में ले लिया, और बम्बई जो मुंबई के नाम से जाना जाता है, क्षमा चाहेंगे, जयपुर संबलपुर के बाद उदयपुर 1852 में और झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। इस पर ये लॉर्ड डलहौजी ने विजय पाई। ये सारे बड़े बड़े शहर आज हमारे देश में हैं, उस समय बड़ी बड़ी रियासतें और बड़े बड़े भूभाग हुआ करते थे, इस सबको अंग्रेज़ों ने अपने अधीन ले लिया था। उसके बाद क्या हुआ, जो बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ है। यूँ कहे तो पहली रेलवे लाइन आपने पढ़ा ही होगा 5वीं 6वीं की पुस्तक में कि मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी चली, वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में चली थी, उसका उद्घाटन हुआ था। और आगरा और कोलकाता के बीच में पहली टेलीग्राम सेवा भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुई। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बहुत सी चीज़ें हुई और एक तरह से ये अंतिम भी कहा जाए तो कोई एक गवर्नर और आते हैं इनके बाद में, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतिम यही रहे क्योंकि उसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है और गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया जाता है। वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। 1854 में इन्होंने वुड्स डिस्पैच पारित किया। इसमें क्या था कि जो स्कूली से लेकर के विश्वविद्यालय तक की उच्च शिक्षा की व्यवस्था
की गई। उच्च शिक्षा की प्रणाली को वुड्स डिस्पैच के थ्रू लागू किया गया। अगर सवाल पूछा जाता है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अहम टॉपिक है, तो लॉर्ड डलहौजी के समय ये वुड्स डिस्पैच हुआ जिसमें विश्वविद्यालय तक की शिक्षा ली गई। साथियों, ये दोस्तों, आप समझिए कि आज जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं या हम देखते हैं कि हम मराठा हैं, हम राजपूत हैं, हम सिख हैं, तो फलाना ढिकाना गोरखा जो भी है हमारे भारत में, ये सब पिटाए अंग्रेज़ों के हाथे से, कोई नहीं बचा। सब अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपनी इस तरह से चाल चलते गए कि सिखों को भी हारना पड़ा, राजपूतों को भी हारना पड़ा। आप देख लो उदयपुर जयपुर जैसे बड़ी बड़ी रियासतें जो हुआ करती थी, झांसी जो मराठाओं का, नागपुर जो मराठाओं का, और मराठाओं के हमने सारे क्षेत्र, बम्बई, ये सब हारने पड़े। ये जितने आज, या हम बहुत ठीक है, उस समय उससे पहले बहुत अच्छी ताकतवर और शक्तिशाली राजा महाराजा रहे, अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेज़ों के समय में ये सब पिटाने की वजह थी स्वार्थ, खुद का स्वार्थ होना, क्योंकि ये उस समय एक नहीं थे। अगर झांसी पिट रही है तो उदयपुर वालों को मज़ा आ रहा था कि बड़े मराठा बन रहे हैं, मराठा पिट रहे हैं। अगर जयपुर वाले राजपूत पिट रहे हैं तो मराठाओं को मज़ा आ रहा था कि बड़े राजपूत बन रहे थे। मतलब यहाँ तक हमारे देश में बहुत ज़्यादा विभाजन था। हमारे देश के राजा महाराजा रियासतों में इतने बढ़ चुके थे कि उनको अपनी रियासत के अलावा और अपने बल के अलावा कुछ दूसरी चीज़ें दिखती नहीं थी। अगर दूसरा हमारा पड़ोसी रियासत का या देश का कोई राजा महाराजा रियासत अगर अंग्रेज़ों से हार रही है, प्रताड़ित हो रही है, उसके सामने घुटने टेक रही, तो उनके लिए बड़ा सुकून मिलता था। और यही सुकून है कि धीरे 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 इसी वजह से इन सबकी नंबर आए और सबके सब पिटाए। तो कहना यही है कि अगर हमारे आपसी तालमेल गड़बड़ है तो किसी बाहरी व्यक्ति को उसमें दखलंदाजी ना करने दें, आपस में ही समझ के उसको ख़त्म कर लें तो बेहतर होगा। अब हम एक और चार्ल्स कैनिंग आते हैं और वो 1856 से 57 तक रहते हैं, और 57 में फिर जो 1857 की क्रांति हो जाती है तो उस कारण उनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा चीज़ें घटित नहीं होती है। और 1857 क्रांति के बाद हमने बता ही चुके हैं, भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन जाता है। अब हम अगली वीडियो में भारत के इतिहास को, आगे के इतिहास को जानेंगे, और अपने आसपास साफ़ सफाई बनाए रखें, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से प्यार मोहब्बत बनाए रखें, सबसे हंस मिलकर रहें, यही हमारा संदेश है। अगली वीडियो अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।